इन्वायरमेंट में हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया हमने, उस केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है टीडीएस या टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, उसके बारे में बेसिक बेसिक सारे टेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए कौन से रिकमेंडेशंस हैं, मेजर सोर्स ऑफ टीडीएस एंड माइनर सोर्स ऑफ टीडीएस, आपने जैसे पिछली क्लास में कंसिडर किया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हमारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक या केमिकल इंप्योरिटीज ऑफ वाटर आती हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर में हमारी इंप्योरिटीज हैं, वो सेकंड हमारी इंप्योरिटीज हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। तो सेकंड जो हमारी इंप्योरिटी आती है वो हो जाती है आपकी अल्केलिनिटी। और अल्केलिनिटी में हमारा अल्केलिनिटी क्या रिप्रेजेंट करती है आपको, ये अल्केलिनिटी आपके जो हाइड्रोजन आयन है, मतलब आप जो वाटर बनता है वो आपका किसका, H2 और OH का, सॉरी H एंड OH कंपाउंड, हाइड्रोजन और ऑक्साइड कंपाउंड से, हाइड्रोक्साइड कंपाउंड से। तो हमारा हाइड्रोजन आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे कटायंस उपयोग होते हैं उन वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा अल्केलिनिटी। Alkalinity is defined as alkalinity is defined as a quantity of ions in water to that neutralize the in water, that too, yeah, that neutralize the हाइड्रोजन आयंस, जो हाइड्रोजन आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके उपयोग हो रहे होंगे। हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव आयंस को जो न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। Hydrogen ions represents the एसिडिटी। मतलब आपके वाटर में अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हैं
तो वो एसिडिक वाटर, और हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा हैं वो हमारा अल्कलाइन वाटर। नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वाटर में हमारा अल्कलिनिटी टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि एसिड को आप किस तरीके से या कितनी क्वांटिटी में हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जो आयंस हमारे उस हाइड्रोजन आयन से न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए उपयोग में आ रहे होंगे। तो अल्कलिनिटी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ आयंस इन वाटर दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयंस। ऐसा भी लिख सकते हैं, that will react to neutralize the hydrogen ions। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अल्कलिनिटी हमारी क्या करती है, thus alkalinity is a measure of, alkalinity क्या है, it is a measure of water to neutralize the acidity। to neutralize the acids या acidity। और ये टर्म्स भी आप लिख लेंगे यहां पर, मोस्ट कॉमन कंस्टिट्यूएंट्स या सब्सटेंस ऑफ अल्कलाइन एजेंट वो कौन कौन से हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड जो एजेंट्स रहेंगे वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे अल्कलाइन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा हुआ वाटर में तो अल्कलाइन होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाटर में हुआ तो हमारा वो क्या करेगा, अल्कलाइन करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर में रहा तो उसके कारण भी हमें क्या जनरेट होगा, तो वहां पर हमारा अल्कलिनिटी रिप्रेजेंट होगी, अल्कलिनिटी बढ़ेगी। तो मोस्ट कॉमन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अल्कलिनिटी आर कौन कौन से हैं, तो आप बता रहे हैं कि यहां पर कार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस एंड OH नेगेटिव आयन। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो क्या, नेगेटिव आयंस के कारण, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव आयंस इन द वाटर विल रिएक्ट या क्रिएट दी अल्कलिनिटी। मतलब नेगेटिव आयंस जितने कंपाउंड आपके वाटर में प्रेजेंट होंगे वो एसिडिटी अल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और पॉजिटिव आयंस इन द वाटर रिप्रेजेंटिंग द एसिडिटी। ये टर्म्स भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जितने भी नेगेटिव आयंस हमारे आए। जैसे अगर आपको इसको आप लिखते हैं कार्बोनेट, यह है बाइकार्बोनेट, और यह है आपका हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये टर्म्स भी थोड़ी सी हम ध्यान में रखेंगे। तो अल्कलिनिटी क्या रिप्रेजेंट करती है हमारी, कि आपके पास कितनी वाटर के अंदर जो मिनरल्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि वो एसिड मिनरल्स को क्या कर रहे होंगे, न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, या हाइड्रोजन आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। जो पॉजिटिव आयन है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमें एसिडिटी, नेगेटिव आयंस इन द वाटर रिप्रेजेंटिंग द अल्कलिनिटी। कॉमन एजेंट्स की बात करें जिनके कारण हमारी क्या हो सकती हैं,
अल्कलिनिटी तो वो है हमारे पास में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम के साथ में कार्बोनेट मिला, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के साथ में बाइकार्बोनेट बना तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के साथ में मिला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से हमारे कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं और ये अल्कलिनिटी को इंक्रीज बढ़ा कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर इनकी कमी हुई और पॉजिटिव आयंस की क्या हुई, अधिकता हुई, तो वो हमें क्रिएट करके दे देंगे एसिडिटी। क्लियर? ये दोनों रेंज हो जाती हैं एक दूसरे के, एंटोनिम हो गए हमारे, मतलब क्या हो गए? अगर आपसे अल्कलिनिटी का एंटोनिम पूछे तो क्या बताओगे हम? एसिडिटी। क्लियर है? तो ये टर्म्स भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। जैसे अब आपके सिलेबस में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर नहीं है, पर ये भी ध्यान रखें, बैक्टीरिया न अति एसिडिक वाटर में और न अल्कलाइन वाटर, अति अल्कलाइन वाटर में, मतलब मोर एसिडिक एंड मोर अल्कलाइन वाटर अगर हुआ तो हमारे बैक्टीरिया जनरली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? अब आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की जरूरत कहां पड़ती है? जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं ना, आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे आपने एमपी में सुना हो या अपने नेशनल गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट्स में सुने हो आपने, जो हमारे कौन से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो इसमें बैक्टीरिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो हमारे वाटर को डिकम्पोज करने में आपको थोड़ा सा लाभकारी या सुविधाजनक होते हैं, या बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपके घर में सेप्टिक टैंक होता है उसकी जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है वो भी बैक्टीरियोलॉजिकल होती है। तो न तो अति एसिडिक और नहीं अति अल्कलाइन वाटर में ये सर्वाइव कर पाते हैं। बट जनरली ये माना जाता है कि अगर आपको सही से सर्वाइवल करवाना है तो वाटर का जो होना चाहिए नेचर अल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि अल्कलाइन में वो इजीली थोड़ा सा सर्वाइव कर लेता है बैक्टीरिया। एसिडिक वाटर में बैक्टीरिया इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब एसिडिक वाटर हुआ तो उसमें वो जल्दी किल आउट और डाई होते जाएगा बैक्टीरिया। ये टर्म्स भी ध्यान रखें हम। और जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट है सेप्टिक टैंक में, वहां पर जो बैक्टीरिया आपकी मिथेन गैस और जो आपको एचपीएच गैसेस मिलती हैं, जैसे बायोगैस प्लांट हुआ या फिर हमारा सेप्टिक टैंक का, वहां पर जो होती है मिथेन गैस, वो जो फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन ऑफ मिथेन, और जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। किसके थ्रू होती है? एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। मतलब वो जो बैक्टीरिया है जो मिथेन को जनरेट करते हैं वो एसिडिक नेचर में जनरली सर्वाइव करेंगे, एंड देन फिर वहां से, मतलब वाटर का जब तक नेचर अल्कलाइन रहेगा तब तक मिथेन गैस नहीं बनेगी। क्लियर है? तो आपने देखा होगा कि बायोगैस प्लांट अगर बारिश में या विंटर सीजन में तो इतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं या इतना सही, क्योंकि वहां पर एसिडिटी नहीं बन पाती है। वाटर में क्या नहीं आ पाती है? इतनी एसिडिटी या सड़न इतनी जल्दी से नहीं हो पाती है, तो उसके कारण वो अल्कलाइन ही रहता है। और जब तक अल्कलाइन नेचर रहेगा आपका प्रोडक्ट या फिर आपका वेस्ट वाटर, तब तक उसके अंदर एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो वहां पर बैक्टीरिया कन्वर्ट या बैक्टीरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो वेस्ट वाटर को ट्रीट करें तो वहां पर जो मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे सर्वाइव करते हैं अल्कलाइन नेचर में। एसिडिक नेचर में वो इतने इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब इफेक्टिव वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। एक तरफ एसिडिक वाटर है, एक तरफ आपका अल्कलाइन वाटर है, दोनों में सेम इंप्यूरिटीज है, सेम क्वालिटीज की हैं, तो अल्कलाइन जो वेस्ट वाटर है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट हो सकता है आपका एज कंपेयर टू एसिडिक वाटर, ये बोल रहे हैं आप। और एक आपको मैंने टर्म्स ये बताई है कि जो मीथेन का फॉर्मेशन होता है, जो मीथेन फॉर्म करते हैं उसको हम मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। और मीथेन फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया है वो थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस मतलब ज्यादा समय तक वो पानी सड़ेगा, दिन जाकर वो अल्कलाइन से धीरे धीरे एसिडिक होता जाता है, और एसिडिक होगा दिन वहां पर मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे। तो ये टर्म्स थोड़ा सा ध्यान रखें। मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया हमारे तुरंत आज की आज डेवलप नहीं होते हैं, उनको डेवलप होने में कुछ समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि मीथेन फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिडिक नेचर में ही सिर्फ सर्वाइव करते हैं। तो जब तक वाटर का नेचर अल्कलाइन से एसिडिक नहीं होगा, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखें कि मीथेन का फॉर्मेशन एसिडिक की कंडीशन में होता है और बाकी जो हमारे कंडीशन है वो अल्कलाइन नेचर पर वर्क करती है। मतलब जो आपके ट्रीटमेंट प्लांट है वो बिल्कुल अल्कलाइन नेचर पर वर्क कर रहे हैं। अगर आपसे वो एग्जाम में पूछ लें, जैसे आपके इसमें ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है बट आपका जीके में या कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आ सकता है, क्योंकि आजकल
जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता में हमारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट में अगर हम जल प्रदूषण को अवॉइड करना चाहें या जल प्रदूषण को, प्रदूषित वाटर को सुरक्षित करना चाहें, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट की प्रोसेस अपनाते हैं। ट्रीटेड वाटर की जो प्रोसेस होती है, जैसे आपसे ऐसा पूछें कि ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट में कौन सा वाटर का नेचर रखेंगे, मतलब पीएच मान जो रहेगा, जितना आपने जैसे फिजिक्स में पढ़ाई है, जो पीएच मान रहेगा वो आपका न्यूट्रल रखोगे, एसिडिक रखोगे, अल्कलाइन। तो न्यूट्रल तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, तो उसके कारण उसका नेचर या तो अल्कलाइन या एसिडिक रहेगा। तो जनरली हम क्या चाहेंगे कि वो अल्कलाइन। हाँ, ये भी ध्यान रखें, अपने घरों से जो वाटर आता है, वेस्ट वाटर, उसको हम बोलते हैं फ्रेश सीवर, फ्रेश सीवेज या फ्रेश सीवर वाटर। और जो धीरे धीरे जैसे पड़ा रहे और काला काला दिखे आपको और उसमें से बदबू आने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्टेल सीवेज। क्या बोलते हैं उसको हम? स्टेल सीवेज। तो ये टर्म्स भी थोड़ी सी ध्यान रखें, जैसे एग्जाम में आ जाए कि सीवेज जो होता है किस तरीके से, स्लज हमारा। तो फ्रेश सीवेज मतलब जो अभी अभी आ रहा है, जिसको अगर आपके पास में से निकल रहा है तो आपको स्मेल नहीं आ रही है। जैसे आपके किचन का पानी, वॉशरूम का पानी अगर आपके सामने से गटर से तुरंत निकल रहा है, आपको स्मेल आएगी क्या? आप बोलोगे कि बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको स्मेल भी आएगी तो किसकी आएगी? या तो खाने की, जैसे अगर ऑयली फूड वगैरह वहां से जा रहा है तो उस ऑयल वगैरह की स्मेल आएगी, या वॉशरूम वगैरह से या बाथरूम वगैरह से जा रहा है या वॉश एरिया से जा रहा है, आपको डिटर्जेंट वगैरह की स्मेल आ सकती है। क्लियर है? बट आपको बोले कि गंदी स्मेल या बदबू के यार सड़ गया है, वो स्मेल नहीं आ रही हो, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेश सीवर है, या फ्रेश सीवर वाटर, या फ्रेश वास्ट वाटर, या फ्रेश सीवेज है वो। और अगर वो आपको काला काला दिखने लग चुका है, जिसको बोलते हैं डार्क ग्रे कलर का दिखने लग चुका है, या फिर वहां से आपको एक बेड स्मेल आने लग गई है, तो वो स्टेल सीवेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और ये आपको ये बता रहा है कि वो सड़न की प्रोसेस में चालू हो चुका है, वो सड़ने लग गया है। इसका मतलब क्या बता रहे हैं आपको? वह कि जो फ्रेश सीवेज था वो सड़ने लग गया है, स्टेल का मतलब ये टर्म्स हो गया। तो ये दो टर्म्स आपने सीख ली है। और क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तभी आपका टॉपिक आ चुका है, इसलिए मैंने बता दिया है। स्टेल सीवेज। हाँ, आपके घरों से जो पानी आता है वो जनरली अल्कलाइन होता है। अपने घरों से जो पानी निकलते हुए जाता है एसिडिक इंडस्ट्री को छोड़कर, अगर एसिडिक इंडस्ट्री से पानी आ रहा है तो वो अलग है। बट अगर आपके नॉर्मल किसी भी सोर्स से आपका वेस्ट वाटर फॉर्म हो रहा है, तो वेस्ट वाटर जनरली हमारा अल्कलाइन होता है। धीरे धीरे लॉन्ग प्रोसेस के बाद वो एसिडिक होता जाता है। ये टर्म्स भी ध्यान रखें, मतलब वेस्ट वाटर अल्कलाइन से एसिडिक बनता है। तो आपने बोला कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, और इन्हीं के कारण हमारी मेन अल्कलिनिटी डेवलप होती है या फिर फॉर्म होती है। इसको कार्बोनेट, इसको मैंने बाइकार्बोनेट, इसको हाइड्रोक्साइड, ये तो आपने साइंस में नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस पढ़े होंगे। मैंने खाने का, इसको खाने का सोडा के साथ में रिलेट करते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा। जैसे सोडे को क्या बोलते हो आप? कास्टिक। क्लियर है? तो ये हो जाएगा। अगर इसके साथ में हो तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट अल्कलिनिटी। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर अल्कलिनिटी इज कॉज्ड बाय, alkalinity is caused due to the presence of carbonate ions, then that type of alkalinity is called as your carbonate alkalinity या caustic alkalinity। और अगर बाइकार्बोनेट के कारण होती है तो उसको बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी या नॉर्मली caustic alkalinity उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हाइड्रोक्साइड के कारण होती है, अगर हाइड्रोक्साइड के कारण होती है ना, उसको हम बोलते हैं कास्टिक अल्कलिनिटी। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, इसके कारण जो होती है हाइड्रोक्साइड के कारण, उसको कास्टिक, इसको बाइकार्बोनेट, और इसको हम कार्बोनेट अल्कलिनिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टर्म्स भी थोड़ा सा नोट पॉइंट के हिसाब से आप लिख सकते हो। अल्कलिनिटी caused in the presence of, alkalinity caused by the presence of CO3 negative ions
is called is, क्या बोलते हैं आप इसको? कार्बोनेट अल्केलिनिटी। और ये भी ध्यान रखिएगा हार्डनेस में भी टर्म्स आएगी हमारी, कार्बोनेट हार्डनेस और बाइकार्बोनेट हार्डनेस वाली टर्म्स आपकी एक एग्जाम उसमें हार्डनेस वाले टर्म्स में भी कोरिलेट होगी, तो उसमें भी हम ध्यान रखेंगे। तो तीन टाइप की हमारी हार्डनेस हो जाएगी। ये अगर इन द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस में हो, इज कॉल्ड इज बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इज योर बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। और अल्कलिनिटी कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ OH negative ions is caused as OH negative ion is called as caustic alkalinity। ये तीनों टर्म्स थोड़ी सी आप यहां पर माइंड में डेवलप करके रखेंगे। ये तीनों पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि किसके कारण जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं। अब एक पॉइंट लिख लेंगे कि कुछ माइनर सोर्स भी हैं, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकेट, इन अमाउंट्स के कारण भी हमारी थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, अल्कलिनिटी जनरेट या डेवलप हो सकती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सम माइनर सोर्स ऑफ some minor source of alkalinity are some minor source of alkalinity। तो ये नंबर ऑफ अमाउंट्स रहते हैं जिनको आप यहां पर लिख सकते हो। जैसे हाइड्रोजन सिलिकेट, HSiO3 नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड H2BO3 नेगेटिव आयंस, H2PO4 हाइड्रोजन डाइफॉस्फेट, हाइड्रोजन डाइफॉस्फेट, और एक हो जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट PO4, अमोनिया, हाइड्रोजन सिलिकेट, हाइड्रोजन डाइब्रोमेट, हाइड्रोजन डाइफॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड अमोनिया। कुछ ऐसे कंपाउंड्स रहेंगे जिसके कारण भी हमारी क्या हो सकती है, अल्कलिनिटी हो सकती है। तो सब माइनर सोर्सेस ऑफ अल्कलिनिटी आप भी यहां पर बता सकते हैं।
अब देखो, सोर्स ऑफ, ये तो सोर्स हो गए, ये सोर्स है इस तरीके से कि कौन कौन से कंपाउंड, जैसे आपके वाटर में, सॉरी, आपके वाटर में अगर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड या कुछ अमाउंट अगर आपके इसमें वाटर के अंदर मिक्स हुआ तो वो क्या क्रिएट कर देगा, अल्कलिनिटी। ये प्राप्त कहां से होते हैं या वाटर के अंदर आते कहां से हैं, तो आपके अलग अलग जैसे मिनरल्स आपके अगर वाटर के अंदर मिक्स हो रहे हैं, मिनरल्स के कारण, या एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपकी वाटर में मिक्स हो रही है उनके कारण, या कुछ ऑर्गेनिक हमारा डिकम्पोजिशन वाला प्रोडक्ट भी अगर पानी के साथ में मिक्स हो रहा है, मतलब खाने पीने की चीजें जैसे आप पानी के अंदर मिक्स कर रहे हैं, जैसे आप नमक है या डिटर्जेंट है, इनको आप पानी के साथ में घोल रहे हैं या मिक्स हो रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोर्सेस से, तो ये हमारा फॉर्म या क्रिएट करेगा अल्कलिनिटी। तो आप यहां पर ये बोल रहे हैं कि कहां कहां से आपकी अल्कलिनिटी आ सकती है। तो आप लिख रहे हैं कि अल्केलिनिटी इन वाटर comes from या comes due to मिनरल्स, मिनरल से आ सकती हैं, alkalinity in water comes due to minerals or it may be produced by mixing of atmospheric carbon dioxide। या ड्यू टू मिक्सिंग या कॉन्टैक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, और किसके कारण आ सकती हैं, और ड्यू टू माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर की सड़न से, और ड्यू टू द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उनके कारण भी हमारा क्या जनरेट हो सकता है, अल्कलिनिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो आपके जैसे मिनरल खाद्यान्न वगैरह हो उनसे आ सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमोस्फियर से आपको मिल रही है तो वो आ सकता है, या ऑर्गेनिक मेटर्स के कारण भी आ सकता है। और इसको लिख लेना एटमोस्फेरिक, ये कौन सी हमारे पास में, एटमोस्फेरिक गैसेस रहेगी ये। एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो ये टर्म्स भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। जैसे एग्जाम्पल देखें,
CO2 आपका वाटर के साथ में मिक्स हुआ तो क्या फॉर्म करेगा? तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी आपकी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या फॉर्म कर देगा? H2CO3 कंपाउंड। ये अगर CO2 आपके अगर वाटर के साथ में मिक्स हुआ तो इसने कंपाउंड दिया आपको H2CO3। ये और अमाउंट तक या और टाइम ड्यूरेशन तक आपके वाटर के अंदर अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये आपको क्रिएट करके दे देगा। ये अगर आपके वाटर के अंदर क्या रहा और कुछ समय तक प्रेजेंट रहा तो ये आपको फिर प्रोसेस देगा। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा हमारा, प्लस CO3 कंपाउंड आपको यहां पर मिलता जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस आपको? CO3 कंपाउंड आपको यहां पर रिलीज हो जाएगा या फिर मिलेगा। HCO3 ना, सॉरी, HCO3 जो कंपाउंड है वो यहां पर रिलीज होगा और वो आपको मिलेगा। अगर ये फिर आपका वाटर में और लॉन्ग ड्यूरेशन या ये लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहता है तो देन H आपका अगेन H आयंस क्रिएट करेगा और CO3 आयंस आपको मिलता रहेगा। तो अगर ये आपका और वाटर में प्रेजेंट रहा तो आपको जो HCO3 कंपाउंड है बाइकार्बोनेट ये अगेन रिलीज होगा और रिएक्शंस के थ्रू ये अगेन आपका H हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन यानी कि H आयन क्रिएट करेगा, हाइड्रोजन आयन, और आपको मिलेगा यहां पर CO3 नेगेटिव आयन। देन फिर अगर ये CO3 को आपने पानी के साथ में रिएक्ट करवा दिया तो देन आपको ये हाइड्रो ऑक्साइड क्रिएट करवा देगा। देन अगर इस CO3 ने किसके साथ में वाटर की प्रेजेंस में फिर रिएक्शंस किया तो ये वाटर से रिएक्ट करने के बाद OHCO2 रिलीज हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव आयन दे देगा आपको, OH नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन। तो आप इन कंपाउंड्स को बोल रहे हैं कि ये अल्कलाइन का फॉर्म कर रहे हैं। ये किसको फॉर्म कर रहे हैं? अल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कंपाउंड आपकी अल्कलिनिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आपने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हुआ था। ऑर्गेनिक मैटर हुआ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सड़ेगा तो उसके कारण ऑक्सीजन और इनके कांटेक्ट में आएगा तो वो भी इस तरीके से आपको एक प्रोडक्ट दे सकता है।
आप इसके अंदर पॉइंट क्या लिख सकते हो गाइस? अल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर, उसके कारण आपको क्या मिलेगा? एक कड़वा कड़वा सा थोड़ा सा क्षारीय आपको स्वाद मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? थोड़ा सा बेड क्वालिटी का स्वाद मिलेगा। अल्कलिनिटी इन वाटर, इसके कारण क्या होगा? अल्कलिनिटी इन वाटर imparts bitter taste bitter taste to water। एक बिटर टेस्ट या खराब कड़वा कड़वा, बिटर मतलब एक कड़वा सा थोड़ा सा स्वाद आपका इंपार्ट करेगा वाटर के अंदर। और इसके ऑब्जेक्शंस की बात करें तो ऑब्जेक्शंस क्या हैं? अल्कलाइन वाटर इज डिफिकल्ट कल टू डिसइंफेक्शन प्रोसेस। Alkaline water is difficult to disinfection process when disinfection was done by chlorination। मतलब अल्कलाइन वाटर हो अगर हमारा, तो वहां पर आप डिसइंफेक्शन की जो प्रोसेस है वो इजीली कैरी आउट नहीं करवा पाएंगे। अगर वाटर हमारा कैसा हो, अल्कलाइन हो, तो वहां पर डिसइंफेक्शन डन बाय क्लोरिनेशन इज नॉट सुटेबल। तो एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो आप बता सकते हो कि अगर डिसइंफेक्शन अगर मैं किसके थ्रू करना चाहूं, अल्कलाइन वाटर का क्लोरिनेशन के थ्रू, तो वो पॉसिबल है या नहीं है? तो आप बताओगे कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा या थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इतने तरीके से आप इफेक्टिव नहीं कर पाओगे। और अल्कलाइन की प्रेजेंट हमें
और पाइप की जो इंक्रेस्टेशन हो या लेयर लेयर हो उसके ऊपर भी जम जाती है लेयर या केविटी जैसे आप बोले जो व्हाइट व्हाइट लेयर्स बन जाती है, वो भी हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कैल्शियम लेयर। यहां पर टर्म्स लिख लेंगे हम। मेजरमेंट ऑफ एक बेसिक प्रोसेस है या प्रैक्टिकल प्रोसेस है, फील्ड थ्योरेटिकल मेथड। मेजरमेंट ऑफ अल्केलिनिटी। तो आप क्या लिख रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ alkalinity are done by the method of titration। किसके थ्रू? by are done by टाइट्रेटिंग, यानी कि टाइट्रेशन प्रोसेस, एक दूसरे किसी मिनरल्स या किसी कंपाउंड के साथ में उसको मिक्स करना, ये टाइट्रेशन कहलाता है। तो डन बाय टाइट्रेटिंग are done by titrating the water with acidic compound, with acidic water। Measurement of alkalinity are done by titrating the water with an acid and determining the hydrogen ions hydrogen ion equivalent to the इसका मतलब आपके पास यह है कि जैसे आपने एसिडिक कंपाउंड मिक्स किया है तो आपको पता है कि कितनी क्वांटिटी में या कितनी मात्रा का पीएच मान है एसिड वाटर का। अब आपने जब उस अल्कलाइन वाटर के अंदर मिक्स किया है तो उसका एसिडिक नेचर खत्म हुआ होगा, तो कितना आप बच गया। जैसे पहले मान लीजिए कि पीएच मान उसका 2 या 3 था, अब वो पीएच मान बढ़कर 4 या 5 6 तक आ चुका है, तो मतलब 2 से 4 मतलब आपका एसिडिक नेचर कम हो रहा है। जैसे जैसे आपका पीएच मान बढ़ता है एसिडिक नेचर हमारा क्या हो जाता है, कम होता जाता है, अल्कलाइन की तरफ हम मूव करते जाते हैं। तो आप यही बता रहे हो कि किस तरीके से आपका हाइड्रोजन आयन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो आपको अल्कलिनिटी रिप्रेजेंट करेगा। जितने हाइड्रोजन आयन आपके कम हुए उतना उस अल्कलाइन वाटर ने क्या किया होगा। जैसे आपने मान लीजिए कि एसिडिक में कंपाउंड मिलाए होंगे हाइड्रोजन आयंस के, तो आपने जैसे मान लो 10 कंपाउंड मिलाए, 10 में से बाद में आपने मेजर किया तो आपको 3 ही मिल रहे हैं, तो 7 कहां चले गए? 7 को इस अल्कलाइन वाटर ने न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। जितनी कैपेसिटी होगी इसकी न्यूट्रलाइज करने की उतना बताएगा। जैसे 7 न्यूट्रलाइज कर दी तो 7 अल्कलाइन था ना वाटर, वो 7 यूनिट से जैसे। एंड इट्स एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर, के कितना मिलीग्राम आपने वाटर के साथ में इसको ऐड किया था। एंड इट्स एक्सप्रेस्ड इन
मिलीग्राम मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्केल। कैल्शियम कार्बोनेट के कंपैरिजन में कितने टर्म्स या कितने इसके मैग्नीट्यूड हैं? अब क्या बताओगे आप? यहां पर एक नोट पॉइंट लिख लेंगे आप कि 1 ml ऑफ 1 ml ऑफ 0.02 एन, एन मतलब नॉर्मलिटी, तो 1 ml ऑफ 0.02 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is equivalent to 1 milligram of alkalinity expressed in terms of कैल्शियम कार्बोनेट प्रोसेस। तो ये टर्म्स भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। और ये नॉर्मलिटी क्या होती है, तो आप यहां पर साइड में लिख दोगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल अपॉन पर लीटर कंपाउंड। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंपाउंड, ये आपकी काम की चीज नहीं है, बट कभी आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे। अपॉन पर लीटर, तो ये रिप्रेजेंट कर देता है आपको नॉर्मलिटी।
यहां पर अगर हम अभी जैसे मैंने आपको पीएच मान नहीं बताया इसका, तो पीएच मान क्या हो, ग्रेटर देन अगर 7 हो वो रिप्रेजेंट करेगा हमें क्या, अल्कलाइन नेचर, लेस देन अगर 7 हो तो एसिडिक नेचर, और एग्जैक्ट 7 हो तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमें न्यूट्रल या उदासीन वाटर। क्लियर है, मतलब ना तो वो अल्कलाइन है ना एसिडिक है। मतलब जितनी एसिड सॉरी पीएच का मान जितना बढ़ेगा मतलब अल्कलाइन होता जा रहा है, पीएच की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतना एसिडिक होगा। मतलब पीएच 1 है और पीएच 4 है, तो पीएच 4 वाला वाटर कम एसिडिक है एज कंपेयर टू पीएच 1। बट अगर पीएच 8 दे रखा है और पीएच 12 दे रखा है, तो पीएच 8 वाला जो वाटर है वो लेस अल्कलाइन है एज कंपेयर टू पीएच 12। इस तरीके से आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं। वो टर्म्स भी देखेंगे, तो इसके लिए हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीएच मान ऑफ वाटर। आपको वाटर का पीएच मान बताना है या पीएच के बारे में स्टडी करना है, ये भी आपका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स के कारण इसका फॉर्मेशन होता है। पीएच, तो पी यहां पर रिप्रेजेंट करना है एज अ पोटेंशियोमीटर, इसके थ्रू एज अ पोटेंशियोमीटर जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू आप मेजर करते हैं, और एच रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर हाइड्रोजन आयन सा। तो आपको इसको इस तरीके से निकालते हो कि मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। पीएच जो होगा आपका मान वो किसके बराबर है, किस तरीके से निकालेंगे, तो माइनस ऑफ लॉग स्केल, माइनस ऑफ लॉग और बेस में 10 रहेगा, तो ये आपको जो स्केल रहेगी रिप्रेजेंट, ये आपको देगा पीएच मान। और इसमें यहां पर जो एच है, एच पॉजिटिव आयंस इन मोल पर लीटर की यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। हाइड्रोजन आयन किस में लेना पड़ेगा आपको, मोल पर लीटर में। pH of water is measured by pH scale, जिसको हम बोलते हैं is measured by potentiometer, is measured by potentiometer in which in which potential terms exerted, potential terms exerted by is positive ions is measured या was measured। तो आप कुछ परमिसिबल वैल्यूज और इसकी लिमिट्स लिख लेंगे।
permissible value of pH for use purpose या domestic purpose. Permissible value of pH of water. आप बताएंगे कि जो एक्सेप्टेबल लिमिट है acceptable limit of pH lies between 7 to 8.5 और रिजेक्शनेबल क्या होगी? रिजेक्शनेबल जो आपकी यूनिट रहेगी कॉज फॉर रिजेक्शन, तो पीएच मान हमारा 6.2 and pH 9.2. तो दोनों टर्म्स हम ध्यान रखेंगे. कॉज फॉर रिजेक्शन मतलब पीएच अगर लेस देन 6.2 हुआ तो एसिडिक हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक है, और पीएच ग्रेटर देन 9.2 हुआ तो वो ज्यादा अल्कलाइन की तरफ चला जाएगा. तो दोनों हमारे लिए अच्छे नहीं कहलाएंगे, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. काम का नहीं रहा बंदा वो. more acidic, more alkaline, not allowed. More alkaline is not allowed. पीएच मान आपको एक और होता है टेक्निक जिसको हम बोलते हैं कलर इंडिकेशन टेक्निक. कौन सी कलर इंडिकेशंस? मतलब आपका जो स्टैंडर्ड कलर है उससे मेजर करोगे कि आपका जो अभी वाटर आया है इसको उस इंडिकेटर के साथ में मिक्स करो तो कलर चेंज कर देगा. वाटर का क्या कर देगा? कलर चेंज. जैसे येलो या लाइट येलो, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, इस तरीके से नंबर ऑफ कलर से आपके पास में वहां स्टैंडर्ड कलर होंगे तो उससे कंपेयर कर दोगे तो नंबर ऑफ कलर के सामने आपकी यूनिट लिखी रहेगी, इसका पीएच कितना ज्यादा है कितना कम आ रहा है, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो आप क्या बोल रहे हैं कि कलर इज आल्सो सॉरी पीएच मान pH of water is also
can be measured by the color indication technique, by color indicator technique. Color indicator technique, and this indicator and this indicating indicated color of water sample was compared with स्टैंडर्ड कलर। कुछ स्टैंडर्ड कलर रहेंगे, उनसे आप इसको कंपेयर कर दोगे। कलर इंडिकेटर टेक्निक्स। देखो और क्या लिख रहे हैं आप, इंडिकेटेड कलर या फॉर्म्ड कलर। अब जो कलर इंडिकेटर यूज करते हैं हम, वो भी लिख लें हम। कलर इंडिकेटर used as मिथाइल ऑरेंज। मतलब मिथाइल ऑरेंज यूज्ड एज अ कलर इंडिकेटर। क्या बोल रहे हैं कि कलर इंडिकेटर यूज्ड एज मिथाइल ऑरेंज एंड इट्स ओरिजिनल कलर and its original color is red and produced कलर मतलब इस इंडिकेटर को अगर आपने वाटर सैंपल के साथ में मिक्स किया तो आपको ये येलो के फॉर्मेट में देगा कलर। एंड प्रोड्यूस द कलर
इज येलो, येलो मतलब येलो के फॉर्मेट में, या लाइट येलो, डार्क येलो, इस तरीके से। तो प्रोड्यूस्ड कलर इज येलो। तो आपको यहां से येलो कलर का फॉर्मेशन मिलेगा। and its pH range is and its pH range is 2.8 to 4.4, means methyl orange is a methyl orange is in एसिडिक नेचर। किसमें रहते हैं? यह एसिडिक नेचर के अंदर आपका लाई करता है। इज एन एसिडिक इंडिकेटर। आपका एसिडिक नेचर में इंडिकेशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इसका जो उल्टा होगा वो टर्म्स क्या हो जाएगी हमारी? एक और इंडिकेटर यूज करते हैं हम, फिनोल एथिलीन। जो फिनॉल और एथिलीन के साथ में मिलकर बना कंपाउंड रहेगा उसको फिनोल एथिलीन रहेंगे। देखो ये एग्जाम में पूछता है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा रहता है, तो ओरिजिनल कलर रेड रहता है और इंडिकेशंस के बाद या मिक्सअप के साथ में या वाटर सैंपल के साथ में आपने मिक्सिंग किया तो आपको येलो कलर देगा, इसलिए इसका नाम मिथाइल ऑरेंज है कि मिथाइल ऑरेंज कलर देगा आपको। यानी फिनोलेप्थिलीन ये रेड नाम है इसका, फिनोलेप्थिलीन रेड। इसका मतलब क्या है? इसका ओरिजिनल कलर येलो होगा और जब आप इसको इंडिकेशन या वाटर सैंपल के साथ मिक्स करेंगे तो आपको ये रेड कलर देगा। और यह जैसे आपका फिनोलेप्थिलीन आपका किस नेचर का है? आपका एसिडिक इंडिकेटर का है। उसी तरीके से फिनोलेप्थिलीन हमारा बेसिक इंडिकेटर है। अगर एसिडिक से बेसिक वाटर हुआ तो वो हमें रिप्रेजेंट करना है, तो फिनोलेप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज का हम उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। ओके, फिनोलेप्थिलीन हेलिन रेड। जो फिनोलेप्थिलीन रहेगा वो रेड कलर में इंडिकेशंस देगा आपको। those ये एसिडिक है, इसकी पीएच रेंज 2.8 से 0.54 है। those pH range 8.6 to
10.3 और इट्स ओरिजिनल कलर and its original color was and its original color was इसका जो ओरिजिनल कलर होगा हमारा इट्स ओरिजिनल कलर वाज orange and after coloring agent and after reaction produced final color is red. आपको रेड कलर देगा यहां और आप क्या लिखेंगे फिनोलेफ्थिलीन is a बेसिक यानी कि अल्कलाइन इंडिकेटर बेसिक इंडिकेटर तो ये पॉइंट्स भी हम ध्यान में रखेंगे तो ये इंडिकेटर्स के बारे में आपने यहां पर देख लिया कि कौन क्या आपको इंडिकेट करेगा तो आप क्या लिख सकते हैं कि एक नॉट पॉइंट हमारा कि एसिडिक वाटर के अंदर मतलब आपका वाटर एसिडिक रहा और वो पाइपलाइन से गुजर रहा है पाइपलाइन से किसी से जा रहा है तो वो वहां पर कोरोजन ला कर दे देगा जंग लगा देगा और अगर आपका एल्कलाइन वाटर है तो इनक्रस्टेशन आपके पाइपलाइंस में
क्रिएट कर देगा। तो ये टर्म्स भी हम ध्यान रखें। और अल्कलाइन हुआ तो आपको पता है कि आपकी जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट हो जाती है क्लोरिनेशन की प्रोसेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका थोड़ा सा इजी रह जाता है। ये टर्म्स भी हम ध्यान रखें। एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर, causes corrosion and alkaline water causes incrustation of pipe, incrustation of pipe। तो ये पॉइंट्स भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखें। एसिडिक वाटर रहा तो उसके कारण कोरोजन होगा, और अल्कलाइन वाटर हुआ तो वो आपका इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप को हार्म करेगा। ये तो लिख ही लिया है, बट फिर एक बार यहां पर लिख लें। अल्कलाइन वाटर difficult in chlorination, causes difficulty chlorination। Chlorination is an it is a disinfection process, it is a disinfection process and chlorine used as a डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट में किसका उपयोग करते हैं हम? क्लोरीन का। बात करें अगर हम डिसइंफेक्शन का तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है disinfection means killing of हार्मफुल यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक डिसइंफेक्शन मींस किलिंग ऑफ हार्मफुल या पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? जिसके कारण डिसीज या बीमारियां फैल सकती हैं। एक होता है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब होता है कि सभी टाइप के पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक, हार्मफुल एंड नॉन हार्मफुल, दोनों टाइप के बैक्टीरिया को खत्म कर देना। जैसे पानी को आप गर्म करें तो दोनों प्रकार के बैक्टीरिया हमारे खत्म हो जाएंगे, जो आप पल्वराइजेशन कर रहे हैं। तो बॉइलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पल्वराइजेशन, नॉट एज अ डिसइंफेक्शन, एंड क्लोरिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन, नॉट अ पल्वराइजेशन प्रोसेस। ये टर्म्स भी ध्यान रखेंगे हम। पल्वराइजेशन का मतलब होता है सभी प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म कर देना।
एक टर्म्स ये भी लिख लेंगे हम, मीन्स किलिंग ऑफ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे कि बॉइलिंग। बॉइलिंग आपकी एज अ एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, नॉट डिसइंफेक्शन प्रोसेस, बट क्लोरिनेशन हमारी एज अ डिसइंफेक्शन, क्योंकि हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया को ही खत्म करती है। इसके कारण जो होती है हमें डिसीज हो सकती है और इनके कारण डिसीज नहीं हो सकती है। नॉट कॉजेज डिसीज, यानी कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, कॉजेज डिसीज। तो ये पॉइंट भी लिख लिए, अल्कलाइन वाटर कॉज है डिफिकल्टी ना क्लोरिनेशन प्रोसेस। ओके, तो यहां पर आप एक स्केल बना लेंगे पीएच की। क्या स्केल बनाएंगे? पीएच इक्वल टू 7, लेस देन 7, तो ये रहेगा अल्केलाइन और ये रहेगा एसिडिक, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपको न्यूट्रल सिचुएशन। दैट इज किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे कि पीएच वैल्यू वन टू 7, pH 7 एंड 7 to 14। इसका मतलब क्या है? एसिडिक कंडीशन, न्यूट्रल या जिसको उदासीन, मतलब ना तो वो खारा है या ना आपका लवणीय या एसिडिक नेचर का है और नहीं हमारा एल्कलाइन नेचर का है। अल्कलाइन कंडीशन, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ when pH value increases, that is alkalinity increases, when pH value decreases, alkalinity decreases, यानी कि एसिडिटी हमारी इंक्रीज और डिक्रीज बता रहे होंगे आप।
मतलब पीएच का मान जितना आपका कम रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक है वो। पीएच का मान जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो एसिडिक है, जितना कम रहेगा सॉरी। पीएच का मान जितना क्या रहे हमारा कम रहेगा उतना रहेगा हमारा वो एसिडिक नेचर में, और जितना पीएच का मान हमारा ज्यादा रहेगा उतना वो अल्कलाइन होगा। जैसे पीएच की वैल्यू हमारी यहां पर जैसे 9, 14 इस तरीके से रहे, 9 रहे, 14 रहे, तो 9 की कंपैरिजन में जो 14 है वो ज्यादा अल्कलाइन वाटर है हमारा। और अगर पीएच का मान आपका 1 रहे और किसी का 5 रहे, तो 5 वाला पीएच कम एसिडिक है एज कंपेयर टू 1, मतलब पीएच 1 वाला जो पानी बोले हैं या वाटर बोले हैं तो हमारा ज्यादा एसिडिक होगा। ये टर्म्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो फिर ये जो आज का टॉपिक है हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने पीएच और अल्कलिनिटी को भी यहाँ पर कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट हमारे हार्डनेस और नाइट्रोजन कंटेंट और टर्म्स बचती हैं, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। यहाँ तक क्लियर है गाइस आपको? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल बेसिक बेसिक सी टर्म्स है, और जितने आपके यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं यह इन्हीं पॉइंट्स में से आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि पॉजिटिव आयन जो है वो पीएच मान रिप्रेजेंट करता है, जितना पॉजिटिव आयन उतने एसिडिक ज्यादा, इतने नेगेटिव आयन उतनी हमारी अल्कलिनिटी ज्यादा। ओके, योर क्लास इज ओवर। थैंक यू टू एवरीवन।